अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेट अस बिगिन दिस कोर्स ऑफ डिजिटल लॉजिक डिजाइन। इस कोर्स को हम डिजिटल फंडामेंटल्स बाय थॉमस फ्लॉयड की बुक से फॉलो करेंगे, उससे पढ़ेंगे इसको डायरेक्टली हम। ठीक है, ये कोर्स आपने पहले कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम आज की जो क्लास है उसको इंट्रोडक्टरी लेवल रखेंगे इसको, और बुनियादी चंद कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस से इसको हम प्रोलॉन्ग करते हुए मैक्सिमम तक लेके जाएंगे। मैंने कहा है कि हम हमारी तकरीबन कम से कम 4 क्लासेस हम इस सब्जेक्ट की लेंगे, और इन 4 क्लासेस में इंशाल्लाह मैं आपको मैक्सिमम कोर्स कवर कराने की कोशिश करूंगा। मुझे कुछ टॉपिक्स मिले हैं, स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ टॉपिक्स बताए कि वो टॉपिक्स जो कि आपने पहले किए हैं, बट आई विल कंसीडर देम, मगर उसके साथ साथ चंद बातें उनकी भी मैं रिपीट करवाऊंगा, साथ में लेके चलूंगा उनको। बिल्कुल ही नए टॉपिक से शुरू नहीं करूंगा इसको, मैं ये समझने के जीरो से स्टार्ट करूंगा, मगर थोड़ा स्पीड से चलूंगा। तो मेरे साथ रहिएगा, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सही है। तो ये वाली बुक है पीडीएफ, इसकी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो इस बुक से हम पढ़ेंगे बाकायदा से, इस बुक से बाहर नहीं जाएंगे। इस बुक के चंद चैप्टर्स हैं, वो 3 4 5 जितने भी चैप्टर्स हम कर सके वो करेंगे इंशाल्लाह। मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपको ये कोर्स समझ भी आए, और टॉपिक्स भी मैक्सिमम हम कवर करें इन 4 क्लासेस के अंदर। क्लासेस का स्केड्यूल मैं आपको बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 1 मिनट मुझे दे दें, बीच में फिलहाल डिस्टर्ब ना करें। जब तक ये कोर्स स्टार्ट नहीं हो जाता तो उमेर आप खामोश रहें, फिलहाल मुझे आप डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, इस कोर्स की जो बाकी दीगर क्लासेस हैं और जो बाकी मामला हैं वो इंशाल्लाह हम एंड ऑफ द सेशन में डिस्कस करेंगे। आपकी बातें मैं उस वक्त सुनूंगा। अभी फिलहाल मैं स्टूडेंट पे कोर्स स्टार्ट करूंगा। क्लासेस के स्केड्यूल और ये बाकी जो दीगर कोर्स के मसले मसाइल हैं वो हम इंशाल्लाह आखिर में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने स्टूडेंट पे स्टार्ट करना है, और हम स्टार्ट करेंगे इसको डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज के साथ। मतलब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज के। हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, एनालॉग क्वांटिटीज क्या होती हैं, यहाँ से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वो डिवाइड किए जाते हैं, उनकी 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है उसकी एनालॉग, और दूसरी कैटेगरी है डिजिटल। ठीक है जी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं? डिस्क्रीट वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कंटिन्यूअस वैल्यूज इन्वॉल्व होती है। ठीक है जी। अब इस कोर्स के अंदर वैसे तो हम डिजिटल चीजें पढ़ेंगे, मगर थोड़ा सा एनालॉग के हवाले से हमें पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले याद रखें कि ये कंटिन्यूअस वैल्यूज और डिस्क्रीट वैल्यूज, इन दो चीजों का फर्क है। एनालॉग कंटिन्यूअस है और डिजिटल डिस्क्रीट है। ठीक है जी। जैसे हम बोल रहे हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ या हम जो बोलते हैं वो बोलना कंटिन्यूअस होता है, वो एनालॉग होता है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम किसी तरफ देख रहे हो फॉर 1 मिनट, अगर मैं कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे देख रहा हूँ तो वो एनालॉग कहलाएगा। मगर अगर मैं थोड़ी देर के लिए देख के फिर कहीं और देखूं, फिर थोड़ी देर के लिए देखूं, तो ये जो मूवमेंट्स के अंदर होता है तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट पोर्शंस। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल नीचे मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, एनालॉग क्वांटिटी मैंने क्या क्या बताया आपको कि कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं। ये बुनियादी डेफिनेशन है एनालॉग की, जिसके अंदर वैल्यूज क्या होंगी? कंटिन्यूअस होंगी। वेयर इज डिजिटल क्वांटिटी क्या होगा? डिजिटल क्वांटिटी वो है जिसके अंदर डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज होती है। डिस्क्रीट का मतलब होता है टुकड़ों के अंदर, पोर्शंस के अंदर, पार्ट्स के अंदर, टूटी हुई चीज है, यकसानियत के साथ नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब नेचुरली हमें बहुत सारी चीजें जो मिलती हैं नेचर के अंदर, वो एनालॉग फॉर्म के अंदर होती है, वो कंटिन्यूअस नेचर में होती है। फॉर सपोज अगर आप समंदर की लहरें देखेंगे, वेव्स ऑफ द सी, तो वो आपको कंटिन्यूअस नजर आएंगी। इसी तरह से जो दिन का टेम्परेचर राइज होता है या टेम्परेचर फॉल होता है, वो भी कंटिन्यूअस होता है, जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया है कि एयर टेम्परेचर चेंजेस ओवर कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज। अब ये कंटिन्यूटी क्या है और डिस्क्रीट क्या है, इसको फर्दर समझते हैं।
मगर इसके लिए आपको ये चीज समझना जरूरी है कि नेचर के अंदर मैक्सिमम चीजें हमें जो नेचुरली मिलती हैं वो कंटिन्यूस में मिलती है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ इस चीज का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ मुझे पोर्शन में नजर नहीं आएगा, मुझे वो ग्राफ इस तरह से कंटिन्यूस नजर आएगा, मतलब कहीं पे वक्त ब्रेक नहीं होगा। मैं जो एक वर्ड अदा करूंगा उस एक वर्ड की जो अदायगी है वो उसका मुझे कंटिन्यूस शेप मिलेगा, डिसकंटिन्यूस या डिस्क्रीट नहीं मिलेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिन के टेम्परेचर को टाइम के हिसाब से उसका ग्राफ बनाऊं तो उसका ग्राफ इस तरह से बनता है। अब आप देखें तो इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, जहां पे आप देखें 1 AM से लेकर 12 PM तक की कहानी है। अब ये कैसे चेंज हो रहा है आप इस चीज को देखें, ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, सेंटीग्रेड में नहीं है, ये याद रखिएगा। 75 से थोड़ा कम ये स्टार्ट होता है, ये उससे कम होके 70 पे आता है और मैक्सिमम जाता है ये 95 तक, फिर ये रिड्यूस होके आता है कहाँ पे, तकरीबन 71 72 के दरमियान। अब ये जो चेंज आया है फ्रॉम, अगर चेंज में देखूं 70 टू 71 या मैं चेंज देखूं 75 टू 76 या कोई भी दो डिजिट्स के दरमियान मैं चेंज देखूंगा तो वो चेंज कंटिन्यूस है, उसका स्टेप नहीं लिया जा रहा। मतलब ये है कि 70 और 71 इन दोनों के दरमियान कितनी वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज है। टेम्परेचर जब 70 से 71 पे पहुंचता है तो वो सारी इनफाइनाइट वैल्यूज से गुजर के जाता है, उनको बाईपास करके नहीं जाता। वो वैल्यूज क्या हो सकती है इनके दरमियान, 70.1, 70.2, 70.3 अप टू 70.9 फिर 71। इससे भी और डिटेल में जाएं तो ये हो सकता है 70.01, 70.02 एंड सो ऑन। मतलब वैल्यूज जितना बढ़ाते जाएंगे दो नंबर्स के दरमियान उतनी बढ़ सकती है। अब अगर ऐसा होता कि एक चीज 70 पे रुकी हुई है, यहां से जंप करके इस जगह पे 71 पे पहुंच गई, तो वो होता डिस्क्रीट कि भाई पहले ये यहां था अब ये यहां आ गया, बीच में खाली स्पेस है। मगर ऐसा नहीं हो रहा। कैसे हो रहा है, अगर एक चीज यहाँ पे है और इसने यहां तक पहुंचना है तो ये कंटिन्यूअसली पहुंच रहा है। इन बिटवीन इन दो वैल्यूज के दरमियान जितनी भी वैल्यूज है उन सबको सबसे गुजरता हुआ ये वैल्यू गुजर रहा है, उनको बाईपास करके या जंप करके नहीं जा रहा। मतलब जैसे हम चलते हैं, हमारे जो कदम है, हम जो कदम उठा के चलते हैं तो ये डिस्क्रीट कदम है। आप अगर पीछे देखेंगे रेती पे या रेत पे अगर हम चल रहे हो, हमारे पाँव के निशान जो नजर आएंगे वो बिखरे हुए नजर आएंगे, कंटिन्यूस नहीं आएंगे। अगर मैं स्टेप अप करता हुआ ना चाहूं, अपने कदम ऐसे ना लूं और इसमें अपने आप को अपने पाँव घसीटता हुआ ले जाऊं इस तरह से कि कंटिन्यूस, जैसे गाड़ी के पहियों के निशान होते हैं कंटिन्यूस, कि उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होता है। वेरेज हमारे जो कदम है, हमारे जो पाँव के निशान होते हैं उनके दरमियान ये स्पेसेस होते हैं। तो ये डिस्क्रीट का एग्जाम्पल है। और ये गाड़ी के जो पहिए का चलने के निशान रोड पे पाए जाए या किसी रेत के ऊपर पाए जाए फॉर एग्जाम्पल, तो वो कंटिन्यूस नजर आएंगे। वेरेज इंसान के चलने की जो कदम है वो आपको डिस्क्रीट या टुकड़ों के अंदर नजर आएंगे। that same thing applies on the change in temperature। टेम्परेचर अगर एक सेंटीग्रेड या 8 फ़ारेनहाइट से दूसरे फ़ारेनहाइट पे जाता है तो वो इस तरह से जाता है कंटिन्यूअसली, बीच में कोई स्पेस छोड़ के जंप नहीं करता। जैसे हम चलते हुए जंप कर रहे होते हैं, भले छोटा जंप होता है मगर हम जो एक स्टेप लेते हैं या दूसरा स्टेप लेते हैं तीसरा स्टेप लेते हैं तो एक छोटा सा जंप है बेसिकली। हम जमीन पे पाँव घसीटते हुए नहीं जा रहे कंटिन्यूअसली। होपफुली ये आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का मामला यहाँ पे समझ में आ गया होगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को अगर कंफ्यूजन है तो पूछ ले, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो ये बेटा समझना बड़ा जरूरी है, आगे की बातें समझने के लिए ये डिस्क्रीट कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जी जनाब, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले जल्दी से। चले अब। नो सर। अच्छा जी, अब यही टेम्परेचर है
इस टेम्परेचर को अगर मैं डिस्क्रीट में कन्वर्ट करूं, मैं कहता हूं कि यार ये 1 बजे से लेकर रात के 1 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, ये कोई 12 घंटे या 13 घंटे का टाइम है जो कंटिन्यूअसली मुझे हर लम्हे का, हर सेकंड, हर गुजरते सेकंड का टेम्परेचर चेंज बता रहा है। मैं अगर कोई मशीन ऐसी सेट करूं कि जो मुझे हर सेकंड और हर मिली सेकंड का टेम्परेचर ना बताए, मगर मुझे हर घंटे के बाद बताए, तो आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो और कंटिन्यूअस टाइम के लिए ऑब्जर्व करो कि 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड के लिए भी उससे ऑब्जर्वेशन आपकी हटे नहीं, तो वो कंटिन्यूअस है। मगर अगर मैं उसी ऑब्जर्वेशन को आर्ली बेसिस कर लूं कि यार हर 1 घंटा गुजरने के बाद देखना टेम्परेचर कितना होगा, मतलब क्या है कि मैंने इस जगह पे देखा, फिर 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 इस जगह पे देखा, एंड सो ऑन, और बीच में ये स्पेस खाली है, इस दौरान मैंने कुछ भी चेक नहीं किया। ये जो इन लाइनों के दरमियान रेड स्पेसेस हैं, ये क्या स्पेस है? इस दौरान मैंने चेक नहीं किया, जो भी टेम्परेचर था होगा, आई डोंट केयर। मैंने जिन जिन टाइमिंग्स को मार्क किया है, सिर्फ मुझे उन टाइमिंग्स का टेम्परेचर चाहिए। मतलब 24 आवर्स में से मैं कहूं कि मुझे हर गुजरते घंटे के दौरान मुझे टेम्परेचर चाहिए। 1 बजे चाहिए, फिर 2 बजे चाहिए, फिर 3 बजे चाहिए, फिर 4 बजे चाहिए, तो वो डिस्क्रीट हो गया। मगर अगर मैं कहूं कि यार 24 घंटे हर गुजरते मिली और माइक्रो सेकंड की भी मुझे टेम्परेचर की चेंज चाहिए, तो वो कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, यही चीज देखें यहाँ पे दिखाई गई है जो मैं आपको बता रहा था। अब देखें ये हर घंटे का अलग अलग टेम्परेचर बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें तो 4 और 5 के दरमियान इस दौरान टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है हमें नहीं पता, और इन दोनों के दरमियान 8 और 9 के दरमियान टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है हमें नहीं पता, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो ये क्या है? ये डिजिटल है या ये डिस्क्रीट है? मैं डिस्क्रीट और डिजिटल का भी फर्क बताऊंगा, मगर फिलहाल इनको आप यूं समझे कि ये सेम है। इसी चीज को अगर मैं कंटिन्यूअस बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा, ये जो डॉट्स हैं इन डॉट्स को मैं आपस में मिला दूं, तो अब ये टेम्परेचर वही जो प्रीवियस ग्राफ में दिखाया वही आपको कंटिन्यूअस नजर आए। ठीक है जी, तो इस तरह से डिस्क्रीट और डिजिटल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के हवाले से ये चेंजेस आ सकती है। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रीट एंड डिजिटल, ये दो चीजें बड़ी जरूरी थी आपके लिए देखना। अब डिजिटल का और डिस्क्रीट का एनालॉग के ऊपर कुछ एडवांटेजेस हैं। सिमिलरली एनालॉग डेटा का डिजिटल के ऊपर कुछ एडवांटेजेस हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ डिजिटल के एडवांटेज की बात करूंगा, एनालॉग की डिटेल में नहीं जाऊंगा फिलहाल। तो डिजिटल डेटा या डिजिटल के अंदर हम अपनी कम्युनिकेशन अगर करें, डेटा ट्रांसफर करें, तो उसके कुछ फायदे हैं एनालॉग के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के अंदर। एक चीज क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि डिजिटल डेटा प्रोसेस हो सकता है और ट्रांसमिट हो सकता है एफिशिएंटली। प्रोसेस जो है, ये डेटा का प्रोसेसिंग, पता है क्या होता है? डेटा का प्रोसेसिंग के अंदर डेटा कंप्रेशन आता है। आप ये विनराट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? डेटा कंप्रेस होता है। अब डेटा कंप्रेस हमें स्पेस बचाने के लिए काम आता है, कि अपना हार्ड ड्राइव स्पेस बचाने के लिए हम डेटा को कंप्रेस करते हैं। अब उस कंप्रेशन, हम एनालॉग डेटा को कंप्रेस नहीं कर सकते, वेरेज डिजिटल डेटा को हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से जो एक डेटा हम ट्रांसफर करें फ्रॉम ए टू बी, अगर मैं उसको एनालॉग में ट्रांसफर करूंगा तो ए और बी के दरमियान कोई भी उसको देख सकता है, वो डेटा उसको एज इट इज फॉर्म में मिल जाएगा अगर एनालॉग डेटा होगा। मगर अगर डिजिटल डेटा होगा तो डिजिटल डेटा को मैं इनक्रिप्ट कर सकता हूं। क्रिप्टोग्राफी आपने सुना होगा, जो हैकिंग से बचने की ये टेक्निक्स होती हैं। तो इनक्रिप्शन करना, उसको उसको कोडेड बना के भेजना, मतलब ये है कि मैं हेलो कह रहा हूं, ए मैं हूं, यहाँ पे मैं हेलो कह रहा हूं,
बी तक जाएगा हेलो, मगर ये जो रास्ता है उस वक्त हेलो हेलो नहीं रहेगा, उस दौरान हेलो का मतलब कुछ और कन्वर्ट होके जाएगा, ताकि अगर चैनल के ऊपर इन बिटवीन कोई उसको पकड़े तो उसको एज इट इज इंफॉर्मेशन ना मिले, उसको डिकोड करना पड़े, डिक्रिप्ट करना पड़े, आसानी से उसको एक्चुअल डेटा ना मिल जाए। अब ये वाला मामला हम एनालॉग एनालॉग के ऊपर नहीं कर सकते, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एनालॉग डेटा पे नहीं हो सकती, डिजिटल डेटा पे इजीली अवेलेबल होती है। इसी तरह से आगे और भी इसके अंदर टेक्निक्स हैं जो कि प्रोसेसिंग के अंदर यूज होती हैं, हम आगे जाके इनके ऊपर बात करेंगे। चंद मैंने एग्जांपल आपको बताए कि डिजिटल डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं हम एफिशिएंटली कंपेयर टू एनालॉग डेटा। अच्छा, दूसरा एडवांटेज डिजिटल डेटा का एनालॉग के ऊपर है स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। अब स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम एनालॉग डेटा को स्टोर करते हैं तो कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद वो एनालॉग डेटा जब वापस प्ले किया जाता था, फॉर सपोज म्यूजिक है, म्यूजिक एनालॉग वॉइस वॉइस डेटा है, डेटा का फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ वॉइस, तो उसको अगर हम एनालॉग फॉर्म में स्टोर करते थे और उसको जब वापस रीप्ले करते थे तो कुछ अरसे के बाद उसके अंदर डेटा लॉस हो जाता था, नॉइज आ जाता था। अब अगर आप मॉडर्न दौर के लोग हैं, अगर आपने कभी वीसीआर देखे हो और सुने हो, किसी जमाने में कोई वीडियो आपने वीसीआर के ऊपर देखा हो, तो उसके अंदर बहुत सारी, जैसे जैसे वो वीसीआर की कैसेट पड़ी रहती थी, तो चंद अरसे के बाद वो उसको चलाना और पिक्चर क्लियर करके देखना और ऑडियो को क्लियर सुनना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उनका एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद वो क्या हो जाता था, उसके ऊपर जो है यूं समझ लें कि डेटा करप्ट हो जाता था। डिजिटल का फायदा ये है कि डेटा करप्ट नहीं होता अच्छे खासे टाइम पीरियड तक। जब आप उस डेटा को स्टोर करने के बाद री एक्सेस करते हो तो वो आपको उसी फॉर्म में मिलता है जिस फॉर्म में आपने उसको स्टोर किया था। तो डिजिटल डेटा को सिक्योर रखता है स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस जो चैनल के ऊपर उसको ट्रांसमिट करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको सिक्योर रखता है। अच्छा, उसके अलावा एक सबसे बड़ा फायदा एनालॉग के ऊपर डिजिटल का ये है कि अगर इन केस कुछ नॉइज डिजिटल डेटा के अंदर आ भी जाए, इन केस जब नॉइजेस अनवांटेड सिग्नल होते हैं, जो ऐसा डेटा होता है जो कि हमारे ओरिजिनल डेटा के साथ अनवांटेड डेटा मिक्स हो जाता है, तो उसको, उस नॉइज को एक्चुअल डेटा से सेपरेट करना डिजिटल में ज्यादा आसान होता है एनालॉग के कंपैरिजन में। एनालॉग में उस नॉइज को हटाना बहुत मुश्किल काम है, वेयर एज डिजिटल के अंदर बहुत आसान काम है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये आसान है। ठीक है जी। तो फिलहाल ये चंद एडवांटेजेस डिजिटल के मैंने आपको गिनवाए हैं यहाँ पे बुक से डायरेक्टली, जो कि एनालॉग के ऊपर उसके हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन जल्दी से पूछ लें, शाबाश, वरना फिर आगे चले हम। क्लियर है यहाँ तक? चलें। अब एनालॉग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। एनालॉग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्योर एनालॉग सिस्टम क्या होता है। प्योर एनालॉग सिस्टम आपको मिलेगा जब आप माइक्रोफोन में बोल रहे हो और वो डायरेक्टली स्पीकर में जा रहा हो, बीच में कोई और चीज ना हो सिवाय एम्पलीफायर के। एम्पलीफायर कुछ भी नहीं करता, अगर मेरा साउंड बिल्कुल लो इंटेंसिटी का है तो उसको सिर्फ बढ़ा के बड़ी इंटेंसिटी का कर देता है। फॉर एग्जांपल, ऑडियो सिग्नल पहले ये है, इतना है उसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीफायर ने क्या किया, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। मतलब जैसे हम वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन करते हैं तो ये किस तरह से होता है, इसके पीछे एम्पलीफायर का अमल दखल है। तो अब ये क्या है, मैंने जो कुछ बोला, साउंड वेव्स मैंने जो दी वो साउंड वेव्स कंटिन्यूअस है, एनालॉग साउंड वेव्स मैंने इस माइक को इनपुट की, यही प्रोसेस हुई बीच में एम्पलीफाई होने के हद तक, और फिर यही जाके स्पीकर में प्ले हो गई। तो यहां से आपने साउंड वेव्स दी थी, यहां से आपको साउंड वेव्स मिली।
और बीच में कहीं पे भी ये कन्वर्ट नहीं हुई किसी और फॉर्म में, तो हमने एनालॉग इन किया और एनालॉग आउट किया डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इट टू द एनी अदर फॉर्म। इस चीज को कहते हैं ये प्योरली एनालॉग या कंटिन्यूस सिस्टम का ये एग्जांपल होता है, बड़ा बुनियादी सा एग्जांपल है इसका। इसी तरह से अगर मैं डिजिटल और एनालॉग का मिक्स बात करूं, ऐसा सिस्टम हो जहां पे डिजिटल और एनालॉग दोनों कंबाइन हुए हुए हो, तो उसका एग्जांपल ये हो सकता है कि आप जो ऑडियो प्ले कर रहे हैं वो किसी सीडी ड्राइव से प्ले कर रहे हैं, रादर देन किसी माइक में इनपुट देने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, किसी सीडी ड्राइव के अंदर से उसको प्ले कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। अब सीडी ड्राइव के अंदर जो डेटा सेव होता है वो डिजिटल फॉर्म में सेव होता है, और डिजिटल फॉर्म का डेटा सीक्वेंस होता है 1010 का, डिफरेंट इसके सीक्वेंसेस बनते हैं। अब इस सीडी ड्राइव से अगर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो आपको देखिए सीडी ड्राइव के अंदर डिजिटल डेटा पड़ा हुआ है, लाउड स्पीकर जो है इसको एनालॉग डेटा चाहिए, ये डिजिटल डेटा प्ले नहीं करेगा, लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप्ड हैं जिसको हम कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डेक के नाम से ये मशहूर है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। वो आजकल मार्केट में रेडीली अवेलेबल है, वो आप वो पकड़ के लगा दें उसमें और वो प्ले हो जाएगा। वरना ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ये डिजाइन हो सकता है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स का अमल दखल है और सारी बातें हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का अमल दखल है, उसके थ्रू ये खुद डिजाइन भी हो सकता है। लिहाजा हमारा यहाँ पे उस डिजाइन का क्वेश्चन नहीं है, उसमें हमें बहस में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोर्स के आखिर में इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे अलबत्ता, मगर यहाँ नहीं। तो हमने क्या किया, डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट किया, इस जगह पे मुझे एनालॉग डेटा मिल गया जिसे माइक से मिल रहा था। अब इस डेटा को मैंने एम्पलीफायर को प्रोवाइड किया, तो एम्पलीफायर ने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा के इसने स्पीकर को दिया और स्पीकर ने उसको प्ले कर दिया। तो दिस इज हाउ अ मिक्स्ड सिस्टम, डिजिटल और एनालॉग सिस्टम आपको मिक्स के तौर पे इस तरह से मिलता है। अच्छा जी, इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और डिजिटल को अब थोड़ा सा और करीब से देखने की कोशिश करें, तो डिजिटल के अंदर चंद टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जिसमें बाइनरी डिजिट्स की बात होती है, लॉजिक लेवल्स की बात होती है और डिजिटल वेवफॉर्म्स की बात होती है। याद रखिएगा, ये जो मैं टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ इस पहले चैप्टर के अंदर, इनको ज़हन में बिठाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर रहे होंगे तो उनके अंदर ये जस्ट यूज हो रहे होंगे, हम सिर्फ नाम ले रहे होंगे, लॉजिक लेवल हम नाम ले रहे होंगे, डिजिटल वेवफॉर्म, अगर आपको उनका बुनियाद नहीं पता होगा तो आप परेशान होंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी डिजिट्स के हवाले से, फिर हम उसमें लॉजिक लेवल्स और डिजिटल वेवफॉर्म्स की भी बात करेंगे। अब बाइनरी डिजिट्स हमारे पास दो हैं, ठीक है जी। अब बाइनरी डिजिट्स हमारे पास दो कौन से हैं, एक है 1, दूसरा है 0। इनको इंडिविजुअली क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट अ बिट। 0 हो या 1 हो, 0 भी क्या कहलाएगा, बिट कहलाएगा, और 1 भी क्या कहलाएगा, बिट कहलाएगा। इंडिविजुअल बाइनरी डिजिट क्या कहलाएगा, बिट कहलाएगा। ये यूं समझ ले, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि बिट ये यूनिट है, डिजिटल डेटा का बुनियादी यूनिट क्या है। जैसे मास को हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड्स में और आवर्स में मेजर करते हैं, इसी तरह से डिजिटल डेटा को मेजर करने का, मैग्नीट्यूड देखने का यूनिट क्या है, बिट है। इसकी डिटेल में चंद और बातें हैं, मगर मैं उसके डिटेल में अभी जाऊंगा नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि बिट इसका क्या है, यूनिट है। फिर आगे जाके 8 बिट्स मिलेंगी तो
8 बिट्स मिलके क्या बनाएंगी, एक बाइट बनाएंगी। ठीक है जी। फिर हम उस एक बाइट से क्या बनाते हैं, किलो बाइट्स बनाते हैं, केबीज। फिर उसी से हम एमबीज बनाते हैं, फिर उसी से हम जीबीज बनाते हैं। तो अगर 8 बिट्स बराबर है 1 बाइट के, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप अब यहाँ पे यूं देखें कि किलो बाइट हो, तो किलो बाइट का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000 और बाइट का मतलब क्या होता है 8 बिट्स। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो इसका मतलब होगा किलो, केबी का मतलब होगा 8000 बिट्स। मतलब ये है कि 10 और 10 कितनी मरतबा आए हुए होंगे, 8000 मरतबा आए हुए होंगे। इसी तरह से आप फिर एमबीज का कैलकुलेट कर सकते हो, जीबीज का कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ बिट्स। कन्वर्जन मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता दी है, बहुत सारे लोगों को ये बुनियादी बात है पता भी होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो बाइनरी डिजिट्स हैं 1 और 0, इनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। कैसे कैटेगराइज किया हुआ है, हम 1 को हाई कहते हैं और 0 को लो कहते हैं। हम 1 को पॉजिटिव कहते हैं और 0 को यूं समझ लें फिलहाल कि उसको नेगेटिव कहते हैं। इसी तरह से हम हाई को ट्रू कहते हैं और लो को फॉल्स कहते हैं। ये सारे नाम है, ये सारे बाइनरी डिजिट्स के नाम है, 0 और 1 के ये सारे नाम है। ठीक है जी। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हम 1 को 5 वोल्ट कहते हैं और 0 को 0 वोल्ट्स कहते हैं बुनियादी तौर पे। या अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर सीमॉस ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हुए हैं, तो सीमॉस ट्रांजिस्टर में हाई होता है 3.3 वोल्ट्स और लो होता है 0 वोल्ट्स। तो बाइनरी डिजिट्स क्या होंगे, या तो 3.3 वोल्ट या तो 0 वोल्ट, या तो 5 वोल्ट या तो 0 वोल्ट, या तो 1 या तो 0, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो ये सारी की सारे नाम एक ही चीज के हैं, वो जो कि क्या है, बाइनरी डिजिट्स हैं, जिनको हम मेजर करते हैं बिट के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है ये बात। हाई लेवल वोल्टेज और लो लेवल वोल्टेज, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक, सारे नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अच्छा, अब बात करते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि जब कॉम्बिनेशन होता है वंस का और जीरोस का, मतलब ये वाला 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1, इस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन 1 1 1 0, ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं किसके, वंस के और जीरोस के, इस चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को कोड कहा जाता है। तो ये क्या है, कोड्स हैं, और जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, ये रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स को, ये रिप्रेजेंट करते हैं कोड्स, सैंपल्स को, इंस्ट्रक्शंस को, या जो कोई एप्लीकेशन में हमें रिक्वायरमेंट है और उसमें कोई चीज हम प्रोसेस करवा रहे हैं तो उसका कोड बना सकते हैं। ठीक है जी। जैसे एस्की कोड्स हैं, आपने पढ़े होंगे एस्की कोड्स के, ए बी सी जो कैपिटल अल्फाबेट्स हैं उनके अपने कोड्स हैं। इसी तरह से जो स्मॉल लेटर्स हैं उनके अपने कोड्स हैं। मतलब मुझे अगर ए कीबोर्ड के अंदर जब मैं प्रेस करता हूं मोबाइल फोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तो उस ए के बजाय मेरे ए प्रेस करने के नतीजे में क्या होता है, कीबोर्ड के अंदर इंटरनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर कोड जनरेट होता है। मैं जाहिरी तौर पे कीबोर्ड पे यूजर एंड पे ए प्रेस करूंगा, मगर उस ए प्रेस होने के नतीजे में कंप्यूटर क्या जनरेट करेगा, इस तरह का बाइनरी कोड जनरेट करेगा। फिर वो बाइनरी कोड को जहां जाना है, स्क्रीन पे जाना है या किसी और जगह पे जाना है, वो उस तरफ उसको प्रोसेस करके ट्रांसमिट कर दे। तो लिहाजा बाइनरी डिजिट्स तो आपको समझ में आए, साथ में कोड्स को भी समझ लेना है कि बाइनरी डिजिट्स जब कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, वंस और जीरोस के मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनते हैं, 3 बिट्स के, 2 बिट्स के, 4 बिट्स के, 8 बिट्स के, 16 बिट्स के, 32 बिट्स, 64 बिट्स एक साथ आती है। मतलब एक कोड जनरेट किया मैंने 2 बिट्स का 10 11 01 00, यही कोड मैं 3 बिट्स का जनरेट करूं तो 00
001, इस तरह से इसको फिर मैं बढ़ाता जाऊंगा 011, 010। ये कोड्स में आपको जनरेट करवाऊंगा। 2 बिट इनपुट सिस्टम है, 3 बिट इनपुट सिस्टम है या 4 बिट इनपुट सिस्टम है। तो बेसिकली जनरेट होते हैं, जैसे आपके पास डेसिमल नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो इनके आप डिजिटल या बाइनरी डिजिट्स के कोड जनरेट कर सकते हो। 1 के लिए आप लिखते हो फॉर एग्जांपल 0 भी है, इसको आप 2 बिट्स में लिखोगे 00, इसको आप 2 बिट्स में लिखोगे 01, इसी तरह से 2 का बनाओगे, इसी तरह से 3 का बनाओगे 11। ये फिर डिजिटल टू बाइनरी कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, जो कि आपको शुरू में इस कोर्स के अंदर पढ़ाई गई थी। शायद इन कन्वर्जन्स में इतना मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये फिर ज्यादा टाइम ले लेंगे हमारा, क्योंकि और मुझे ये बताया भी गया कि ये सारी चीजें आपने की है। तो ये जो कन्वर्जन्स हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन देती है, और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कोड्स बेसिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर को कर सकता है, लेटर को कर सकता है, सैंपल को कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस को कर सकता है। ठीक है जी। बाइनरी डिजिट्स के बाद लॉजिक लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं डायरेक्टली, मगर लॉजिक लेवल्स का बड़ा अमल दखल है। अब लॉजिक लेवल क्या चीज है, हम एक बात तो कर चुके ना, लो और हाई की तो बात हम कर ली हमने। लो और हाई क्या है, बाइनरी डिजिट्स हैं एक किस्म के। अब लो और हाई का जो लॉजिक है, जो आप कंप्यूटर को फीड करते हो, जो आप मशीन को फीड करते हो, इनका लॉजिक वो डायरेक्टली 0 और 1 आप नहीं कहते, क्योंकि मशीन के अंदर फॉर सपोज मोबाइल है या कंप्यूटर है, तो उसके अंदर वोल्टेजेस जा रहे होते हैं। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो उसके अंदर स्मॉल वोल्टेजेस जा रहे होते हैं। तो हम मशीन को समझाने के लिए लो लेवल लॉजिक और हाई लेवल लॉजिक दो कैटेगरीज के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे आप प्रोग्राम में कोई चीज डिफाइन करते हो, तो इसी तरह से लो और हाई डिफाइन किया जाता है। किस तरह से, फॉर सपोज एक कंप्यूटर या मोबाइल फोन आपने बनाया है जो कि सीमास टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। सीमास ट्रांजिस्टर का टाइप है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, टीटीएल लॉजिक, सीमास लॉजिक पढ़ाऊंगा। तो उसके अंदर सीमास जो ट्रांजिस्टर है वो 3.3 वोल्ट्स, 0 वोल्ट्स और 3.3 वोल्ट्स पे काम करता है। अब ये 0 वोल्ट्स क्या है, ये लो लॉजिक है, और 3.3 क्या है, ये हाई लॉजिक है। ये लो लेवल लो है और ये हाई है। मगर अब कंप्यूटर को हम या मशीन को या मोबाइल को मैं डायरेक्टली ये नहीं कहूंगा कि जब आपको 0 वोल्ट मिले तो लो समझना, और जब आपको 3.3 वोल्ट मिले तो लो समझना। मैं उसको रेंज दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोबाइल में प्रोग्राम ये फिट करूंगा कि 0 से लेकर 0.8 वोल्ट तक जब आपके पास वोल्टेजेस नजर आए तो ये होगा लॉजिक लेवल लो, ये हो जाएगा लो लेवल लॉजिक। बजाय इसके कि सिर्फ 0 को मैं लो कहूं, मैंने इसको रेंज कर दिया, 0 से लेकर 0.8 वोल्ट तक लो लेवल लॉजिक है। मतलब ये है कि जो बाइनरी डिजिट, बाइनरी बिट 0 था, अब कंप्यूटर उसको कैसे पहचानेगा, जब उसके पास 0.8 वोल्ट्स आएंगे या उसके पास 0 वोल्ट्स आएंगे या इनके दरमियान कोई वैल्यू आएगा, तो वो समझेगा कि यहाँ पे मुझे वो 0 इनपुट कर रहा है। वेयरएज हाई लेवल लॉजिक कहां से कहां तक होगा, हाई लेवल लॉजिक होगा 2.8 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट तक। वैसे तो एग्जैक्ट अगर होता तो 3.3 वोल्ट ही होता, मगर मशीन को मैंने कैसे समझाया हुआ है, उसको कैसे डिफाइन किया हुआ है मैंने रेंज, मैंने उसको कहा है कि भैया जब 2.8 वोल्ट तुम्हारे पास आ जाए कम से कम, और मैक्सिमम तुम्हारे पास आ जाए 3.3 वोल्ट, तो उसको हाई लेवल समझना, वो लॉजिक लेवल हाई कहलाएगा। इसके पीछे अगर आप पूछे कि सर रीजन क्या है, हम एग्जैक्ट क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल सिस्टम के अंदर लॉसेस होते हैं। प्रैक्टिकल सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं, अनवांटेड इनपुट्स ऐड हो जाते हैं बहुत सारे वजूहात की वजह से। इसीलिए कभी कभार जो लो लेवल लॉजिक होती है वो 0 के बजाय 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दे रही होती है, और जो हाई लेवल लॉजिक होती है वो 3.3 वोल्ट के बजाय थोड़ा सा उससे कम दे रही होती है। तो हमने कंप्यूटर को एरर से बचाने के लिए, मशीन को एरर से बचाने के लिए उसको डिफाइन कर दी एक रेंज सेफ रखने के लिए।
कि कम से कम 2.8 तक जाना और मैक्सिमम 3.3 तक हाई, और 0 और 0.8 के दरमियान इसको आप लो कंसीडर करें। तो ये बुनियादी तौर पे अंडरस्टैंडिंग है लॉजिक लेवल्स की। तो हाई लेवल और लो लेवल आपको यहाँ पे पिक्चर में भी नजर आ रहा है। ये समझ लें कि है 2.8 या 2 वट एवर, ये रेंज कुछ